नमस्ते, गुड आफ्टरनून, आदाब। आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पे फिजिकली नहीं हूँ, इसको मैं मिस कर रहा हूँ क्योंकि इस कमरे में मैं बहुत समय आया हूँ। बहुत मीटिंग्स हमने, बहुत वर्कशॉप्स इस कमरे में की हैं। और वहाँ मौसम कितना अच्छा होगा ये देख के मुझे सोच के थोड़ा सा ईर्ष्या हो रही है आप सब लोगों से। लेकिन क्या करूँ, मुझे यहाँ दिल्ली बैठ के बात करनी पड़ रही है। अ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात कोई 35-40 मिनट में कह दूं। लंबा हो तो मुझे टोक दीजिएगा मोहम्मद, हाँ जी। ताकि हमारे पास 1 घंटा चर्चा के लिए रहे। और मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि अगर मुझे 4:15 बजे आप फ्री कर दें, 4:15 नॉट 4:30 है, थोड़ा सा काम है आज यहाँ। बिल्कुल 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 आराम से। थैंक यू, थैंक यू। तो विषय है, आपकी वर्कशॉप है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक। अब रिक्लेम किस चीज को किया जाता है? जो चीज लूज कर चुके हो, जो हमसे हमारी थी लेकिन हमसे छिन गई, हमसे खो गई। तो ये रिपब्लिक जो है हमसे छिन गया है, उसे वापस रिक्लेम कर। आ, हम ये भी कह सकते थे डेमोक्रेसी रिक्लेम करनी है, हम ये भी कह सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्लेम करना है। हम ये क्यों कहते हैं कि रिपब्लिक रिक्लेम करना है? मैं समझता हूं इसके पीछे एक गहरी सोच, रिक्लेमिंग द रिपब्लिक। चूंकि लोकतंत्र पे देश में पहले भी खतरे हुए हैं, और जाहिर है लोकतंत्र पे आज खतरा है, लेकिन लोकतंत्र से कुछ ज्यादा है जिस पे खतरा है। रिपब्लिक शब्द को अक्सर, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस वाले हों तो उसे कई बार बहुत लिमिटेड सेंस में समझा जाता है कि रिपब्लिक वो देश है जहां पे राजा नहीं होता, जैसे इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है लेकिन भारत रिपब्लिक है। लेकिन रिपब्लिक का एक और गहरा अर्थ है जिसे हम भूल गए। वो ये है कि रिपब्लिक जो है एक मूल्यों पर, एक समझ, एक विचार पर आधारित एक पॉलिटिकल कम्युनिटी। गणतंत्र में जो गण है, वो गण एक राजनीतिक समुदाय है। और वो राजनीतिक समुदाय सिर्फ इस संयोग पे आधारित नहीं है कि वो कुछ बाउंड्रीज के अंदर लोग रहते हैं, लेकिन उस राजनीतिक समुदाय की एक समझ है, कुछ एक आदर्श है, कुछ एक आइडियल्स हैं, कुछ एक वैल्यूज हैं। जरूरी नहीं कि हर देश उस मायने में एक रिपब्लिक हो, लेकिन भारत इस मायने में एक रिपब्लिक है। इस देश के कुछ एक, ये देश एक विचार पे बना। ये देश किसी नस्ल पे तो बना नहीं है, इसराइल सिर्फ एक रेस पे बना है। हम तो एक रेस पे नहीं बने, किसी एक रिलीजन पे नहीं बने। ये देश एक विचार पे बना है। तो जो रिपब्लिक शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, रिपब्लिक का मतलब है कि भारत नामक एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक राजनीतिक समुदाय, जिसमें कुछ उसके बुनियादी मूल्य हैं। वो मूल्य क्या हैं? कहाँ ढूंढें उस मूल्य को? हमें कैसे पता कि भारत के बुनियादी मूल्य क्या है? इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इसका एक सिंपल बात कहता हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं कपड़ा छान निचोड़। कपड़े से छानने के बाद जो निचोड़ बचता है वो, और वो निचोड़ है भारत का संविधान और उस संविधान की प्रिएम्बल। हमारे संविधान की प्रिएम्बल और हमारा संविधान एक तरह से हमारे देश के जो मूल्य हैं उसका एक निचोड़ है। जरूरी नहीं कि हर देश के संविधान में ऐसा हो, कई संविधान बहुत ही टेक्निकल से होते हैं, और हमारे संविधान के भी बहुत हिस्से हैं जो बहुत टेक्निकल हैं, बहुत रूटीन है। लेकिन इस संविधान की एक आत्मा है, एक प्राण है, एक मूल्य है। और हमारा संविधान इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ कि वो संविधान है। संविधान इस दुनिया के हर देश में होता है, लेकिन हमारा संविधान इस देश की आजादी की जो 100-150 साल की लड़ाई थी, उस लड़ाई के मूल्यों का निचोड़ है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जितने वैल्यूज थे, जितनी आइडियोलॉजी थी, उस सारी आइडियोलॉजी को निकाल के उस संविधान में रख दिया गया है। और वो वैल्यूज अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमारे देश की 3,000 साल, 4,000 साल की जो सिविलाइजेशन, उस सिविलाइजेशन की जो वैल्यूज हैं उसको हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने, उसमें से, सिविलाइजेशन में तमाम तरह की वैल्यूज होती है, कुछ अच्छी कुछ खराब, लेकिन हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने उसमें से जो अच्छी वैल्यूज थी उनको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्मुलेट किया। तो हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज में से जो बेहतरीन है
उसको हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने उठाया, उसमें से कईयों को डिस्कार्ड भी किया, बेहतर को उठाया, और उस बेहतर वैल्यूज को हमारी फ्रीडम स्ट्रगल ने मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन किया। और उस रीडिफाइंड वर्जन का जो समरी है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत नामक जो रिपब्लिक है, वो रिपब्लिक एक पॉलिटिकल कम्युनिटी है जिसकी वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। वो की वैल्यूज क्या है? जब हम कहते हैं कि रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, तो उसका मतलब है भारत नामक पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो कोर वैल्यूज हैं, जो हमसे छिन रही हैं, हमसे खो रही हैं, उनको रिक्लेम करना, उनको वापस हासिल करना। मैं फिलहाल 5 चीजों का जिक्र करूंगा जो जो वैल्यूज हमारे रिपब्लिक की वैल्यूज हैं, लेकिन जो वैल्यूज हमारे से छीनी जा रही हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 70 साल से वो वैल्यूज बहुत शानदार तरीके से चल रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछले 9 साल से 10 साल से, जब से बीजेपी दोबारा पावर में आई है 2014 में, उसके बाद तो सीधा सीधा हमारी रिपब्लिक की ये जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, उन पे सीधे हमला किया जा रहा है। वो क्या है, मैं गिना देता हूं। पहला, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सिर्फ इस अर्थ में नहीं कि चुनाव हो जाए, चुनाव में काउंटिंग हो जाए, बल्कि डेमोक्रेसी, जैसा प्रशांत जी ने बताया होगा, बाकी सब साथियों ने बताया होगा, डेमोक्रेसी का मतलब 5 साल में एक बार चुनाव नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि पूरे 5 साल कुछ न्यूनतम वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करना। पिछले 10 साल में उनको लगातार तोड़ा गया है। ये बात मुझे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, आपने पिछले 2-3 दिन में इस पर चर्चा की होगी, और प्रशांत जी जैसे लोग बैठे हैं वो आपको बता ही रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, और वो योगेन जी, जी। मैंने ये आज का ये फर्स्ट डे है, तो अभी ओ अच्छा, फर्स्ट ऑलमोस्ट डे। आपका फर्स्ट सेशन है। मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस अच्छा किया था दिस वर्कशॉप की, ये वर्कशॉप क्यों करी गई है, क्या है, उसके बाद अच्छा। आप ही टॉक है। हाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर मैं एक बात कह दूं डेमोक्रेसी के बारे में, वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि पिछले 10 साल से देखिए तो इमरजेंसी लागू नहीं हुई। पहले देश में इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी, बिल्कुल सही बात है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो देश की डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा हमला था, है ना? लेकिन ये याद रखिए कि 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी का मर्डर करने का जो मेथड था, और 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी को मर्डर करने का जो मेथड है, वो बिल्कुल अलग अलग। 20th सेंचुरी का मेथड ये था कि कोई मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आता था, कोई इंदिरा गांधी आकाशवाणी पे आती थी, कहती थी कल से सेंसरशिप ये खत्म, वो फ्रीडम खत्म, ये संविधान में चेंज इत्यादि, ये सब बातें की जाती। 21st सेंचुरी में जो डिक्टेटर्स हैं वो सब समझदार हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। उन सबको पता है कि ऐसे गंदे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाथ के ऊपर खून लगाना तो बहुत ही बेकार चीज है, ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो 21st सेंचुरी का जो मॉडल है डेमोक्रेसी का मर्डर करने का, वो है कि आप डेमोक्रेसी के गुण गाइए और साथ में डेमोक्रेसी का गला घोंटते जाइए। जनता जनार्दन की जय हो बोलिए और उसके साथ डेमोक्रेसी का और गला घोंट दीजिए। तो तमाम चीजों में हमारे, चाहे तो जितनी भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब की क्या स्थिति हुई है, प्रशांत जी किसी स्टेज पे आपको जरूर बताएंगे कि पिछले 10 साल में एक एक इंस्टीट्यूशंस की क्या हालत हुई है। वो इंस्टीट्यूशंस पहले भी कॉम्प्रोमाइज थे, लेकिन चाहे सीबीआई हो, सीवीसी हो, ईडी हो, और यहां तक कि जुडिशरी, इस हद तक कॉम्प्रोमाइज नहीं थे जैसे कि आज है। तो लोकतंत्र की तमाम इंस्टीट्यूशंस को, तमाम जो लीगल मैकेनिज्म थे, चाहे वो आरटीआई हो, चाहे वो पीआईएल हो, जितने भी मैकेनिज्म हुआ करते थे, उन सब मैकेनिज्म को धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। और बिल्कुल 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी को खत्म करने का यही फॉर्मूला है कि आप चुपचाप से पहले अंपायर्स और रेफरीज को साइड में करें, उसके बाद रूल्स ऑफ द गेम ध्यान से बदलें,
है ना। 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी को खत्म करने का फॉर्मूला ये है कि इलेक्शन जरूर करवाए जाएंगे। इसलिए कोई जो कहता है ना कि देखिए इलेक्शन तो होते हैं, क्या प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में, उन्हें याद दिलाइए कि रशिया में क्या होता है, तुर्की में क्या होता है, हंगरी में क्या होता है। और वक्त मिले तो मैं चाहूंगा कि कोई साथी आपको इसके बारे में कुछ बताए कि बाकी सब देशों में जहां जहां लोकतंत्र की हत्या हुई है कैसे हुई। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला इंडिया में अडॉप्ट किया जा रहा है। इतना ही उसके बारे में। दूसरा, सेकुलरिज्म। फिर उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेल्फ एविडेंट किस्म की चीजें हैं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि स्टेट का रिलीजन से कोई मतलब नहीं। हमारा सेकुलरिज्म अमेरिका का सेकुलरिज्म नहीं है, हमारा सेकुलरिज्म फ्रांस वाला सेकुलरिज्म नहीं। हमारे सेकुलरिज्म का मतलब था कि स्टेट, सरकार, राज्य किसी एक रिलीजन की तरफदारी नहीं करेगा, किसी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन नहीं कहा जाएगा। हमारे सेकुलरिज्म का मतलब था कि स्टेट रिलीजन से प्रिंसिपल डिस्टेंस रखेगा, जरूरत हो तो इंटरफियर करेगा, जैसे मंदिर में एंट्री के बारे में इंटरफियर करेगा। जरूरत हो तो जहां जहां औरतों के खिलाफ प्रोविजंस हैं रिलीजन्स में, उसमें स्टेट इंटरफियर करेगा, लेकिन प्रिंसिपल डिस्टेंस बना के रखेगा, किसी एक की साइड में नहीं होगा। जिसे सर्वधर्म समभाव बोलते हैं, वो है हमारा सेकुलरिज्म। पिछले 10 साल से हम क्या देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओपनली पूरे स्टेट को, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, एक धर्म की तरफदारी से जोड़ा जा रहा है। और उससे भी ज्यादा पूरा स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक रिलीजन पे, टू बिगिन विद मुसलमानों पे, अब धीरे और धीरे धीरे ईसाइयों पर भी। सिख इनके दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस का हमेशा मानना था कि सिख जो है ये तो हिंदुओं का ही हिस्सा है, इनको देर सवेर अंदर ले लेना है, इन पे हमला करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस्लाम पे, मुस्लिम्स पे सबसे ज्यादा जो कुछ हमला हो रहा है आप देख रहे हैं, आपको एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है। कल ही परसों क्या हुआ कि स्कूल में टीचर्स कह रहे हैं, हिंदू टीचर्स कॉलेज में कह रहे हैं कि किसी फंक्शन में आके जय श्री राम नारे लगा रहे हैं। और टीचर्स ने बिल्कुल ऑर्डिनरी बात की, उन्होंने जय श्री राम पे भी ऐतराज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि स्टेज पर नारे क्यों लगा रहे हो, नारे लगाने का फंक्शन थोड़ा ही है ये। और उस पे उनको नोटिस दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ कोई टीचर कहीं स्कूल के अंदर नमाज पढ़ रहा है कोने में, स्टूडेंट्स को नहीं कर रहा है, उसको नोटिस दिया जा रहा है। तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक तरफा पूरा स्टेट अपैरेटस इस वक्त बिल्कुल ब्रेजन कम्युनलिज्म में लगा है। और सिर्फ एक तरफा करने में ही नहीं, सिर्फ भेदभाव ही नहीं कर रहा, खुल्लम खुल्ला घृणा का प्रचार, हेट्रेड, लाइज, ये जो पूरा इजराइल पे चल रहा है। एंड आई एम श्योर आपको कोई ना कोई लेक्चर इसके बारे में जरूर होगा और जरूर बताइएगा। ये पूरा इजराइल पैलेस्टीन के बारे में जो कुछ इस वक्त चल रहा है इंडियन मीडिया में, उसका कोई इजराइल से मतलब नहीं है, उसका पैलेस्टीनियन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को कैसे विलेन बनाया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है और कोई मतलब नहीं है वो किसी चीज से। तो सेकुलरिज्म जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तीसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रही थी फेडरलिज्म। मतलब कि फेडरलिज्म शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है इसको। लेकिन हमारे संविधान के जो प्रोविजंस हैं उसकी अगर हम ध्यान से समझ करें, व्याख्या करें, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें केंद्र सरकार सर्वोपरि नहीं है। और जो एक सिंपल फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स होते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसमें राज्य सरकार सर्वोपरि है, कुछ चीजें हैं जिसमें केंद्र सरकार सर्वोपरि है, वो सब भारत के संविधान में है। मतलब कि देश को सिर्फ दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, झारखंड के फैसले रांची से होंगे, रांची में ही नहीं, दुमका में होंगे, खूंटी में होंगे, जहां हो सकता है वहां होंगे। ये एक हमारे संविधान की भावना है। पिछले 10 साल से हम क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हर चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट एनक्रोच कर रही है। सब राज्यों में बीजेपी के गवर्नर, देश में हमेशा होता था कि ऑपोजिशन की पार्टियों का राज होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर का काम होता है मोहर लगाना, स्टैंप करना और कुछ नहीं। कभी कभार गवर्नर छोटी मोटी शरारत भी कर लिया करते थे केंद्रीय सरकार की तरफ से। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो खुल्लम खुल्ला गवर्नर बैठ के वहां राज करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर राज्यों में कहते हैं कि
वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट मैं करूंगा, आप कौन होते हो करने वाले। गवर्नर खुल्लम खुल्ला रूलिंग पार्टी, सेंटर की रूलिंग पार्टी बीजेपी के अड्डे बन। वेस्ट बंगाल के चुनाव के अंदर गवर्नर के ऑफिस से बीजेपी का कार्यालय चला करता है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने अपने यहाँ एंटी करप्शन सेल एस्टेब्लिश कर लिया है, मतलब जैसे कुछ पैरेलल सरकार चला रहे हैं। तमिलनाडु के गवर्नर रोज क्या करते हैं आप जरा देखिए, पढ़िए। तो हर तरीके से कोशिश है कि देश को यूनिटरी और सेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि बीजेपी की समझ है, बीजेपी यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी की तरह देखती है। तो तीसरा इसके ऊपर हमला हो रहा है। चौथा, जो हमारे संविधान में सोशलिज्म का जिक्र है, सोशलिज्म जैसी चीज तो हमारे देश में 70 साल से रही नहीं, लेकिन उसके पीछे जो इकोनॉमिक इक्वालिटी का भाव रहा है, उसका अगर सबसे ज्यादा वॉयलेशन कभी भी हुआ है तो पिछले 10 साल में हुआ है। मुझे विश्वास है प्रशांत जी आपको थोड़ा सा अडानी वाले किस्से के बारे में बताएंगे, और प्रशांत जी कुछ समय लेके आप जरा समझाइएगा कि अडानी का मामला है क्या, ताकि लोग समझ सकें। हम जब बड़े होते थे, बड़े हो रहे थे, आप जितनी एज के थे, तब टाटा बिरला की सरकार ऐसे नारे लगा करते थे और हम लोग भी उस नारों को लगाया करते थे। मगर आज जो हो रहा है वो उसके सामने तो वो टाटा बिरला और ये सब तो बच्चों का खेल था। जिस तरह से देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बढ़ रही और बिल्कुल ब्रेजन तरीके से सरकार कुछ उद्योगपति घरानों के साथ खड़ी हो रही, वो हमारे देश की जो बिल्कुल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसका वॉयलेशन है। तो ये तीसरी बात बताई मैंने, चौथी 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 चार चार मिली, हाँ और जी। पांचवी बात जो मैं बताना चाह रहा था वो था सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉमिस है। वैसे चौथी बात के साथ एक चीज और जोड़ दीजिए, क्योंकि लिस्ट बढ़ाना नहीं चाह रहा था इसलिए चौथी के साथ ही जोड़ देते हैं। वो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। पिछले 10 साल में जिस तरह से देश में जो कोई भी कच्चे पक्के एनवायरमेंटल लॉज थे, जो कुछ नियम थे, उन सब को ताक पे रख दिया गया है। और जिस तरह का एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन किया गया है पिछले 10 साल, उसकी मिसाल इस देश में शायद कॉलोनियल टाइम्स में मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी आपको उसकी मिसाल। तो पांचवी बात मैं कह रहा था सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस की प्रॉमिस कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक आधा अधूरा सा सोशल जस्टिस का अपैरेटस भी हमारे पास है, खासतौर पे रिजर्वेशन का है। अनफॉर्चुनेटली रिजर्वेशन के अलावा बहुत और चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, लेकिन एक न्यूनतम मिनिमल किस्म का अपैरेटस सोशल जस्टिस का खड़ा हुआ है। पिछले 10 साल से बहुत चालाकी से, बड़े सावधानी से, बारीकी से इस सोशल जस्टिस के अपैरेटस को भी डिसमेंटल किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की जब रिजर्वेशन आई, वो एक तरह से इस देश के जो सोशल जस्टिस का प्री एग्जिस्टिंग अपैरेटस है उसको डाइल्यूट करने का मैकेनिज्म है। यही नहीं, जहां जहां पे भी आपने देखा होगा, जो कोई भी रिजर्वेशन की थोड़ा बारीकी से देखते हैं, रोस्टर सिस्टम को कैसे चेंज किया गया है अलग जगहों पे, ताकि एक मायने में पिछले दरवाजे से वापस जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, जो कास्ट डोमिनेशन का जो सिस्टम है, उसको वापस लाने की आरएसएस बीजेपी कोशिश कर रही है। और उसे आप समझना चाहते हैं तो हाल ही में कास्ट रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस के सवाल पे जो बहस देश में हुई और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उस पर रिएक्ट किया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी तरह का सोशल जस्टिस इन्हें स्वीकार नहीं। यहां ध्यान रखिए कि कुछ चीजें ब्रेजनली करते हैं, कुछ चीजें बड़ी बारीकी से करते हैं। जो अडानी के साथ संबंध है, ये सब चीजें बहुत ब्रेजनली, बेशर्मी से करते हैं, लेकिन सोशल जस्टिस के सवाल पे इस पे हिट करना, ये काम बहुत ही बारीकी और सफाई से करते हैं। एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ओपनली करते हैं, लेकिन एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी एससी एसटी, ये काम बड़ा सफाई और बारीकी से किया जाता है, क्योंकि ये देश के 80% लोग हैं, इनके खिलाफ आप इस तरह से कर नहीं सकते।
तो ये बारीकी से किया जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे रिपब्लिक की जो 5 फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, उन 5 पे हमला हो रहा है। क्या ऐसा हमला कभी नहीं हुआ? इन 5 में से एक एक पे हमेशा हमला कभी ना कभी चलता रहा है। इकोनॉमिक इक्वालिटी पे हमेशा हमला हुआ है इस देश में। माइनॉरिटीज पे हमला 1984 में जिस तरह का हुआ था सिखों के साथ, 2002 में भी हुआ था। तमाम तरीके से माइनॉरिटीज पे पहले भी हमले हुए। डेमोक्रेसी बहुत अच्छी शेप में नहीं रही है। डेमोक्रेसी पे इमरजेंसी के अंदर बिल्कुल ब्रेजन हमला हुआ था। लेकिन और 1980s में इस देश के फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज करने की बहुत सीरियस कोशिश की गई थी कांग्रेस के रिजीम के तहत। लेकिन 5 चीजों पर, इन 5 वैल्यूज पर एक साथ हमला, और वो भी साइड से नहीं, बिल्कुल टॉप से, जो सत्ता के शीर्ष पे लोग बैठे उनकी तरफ से हमला, दिस इज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। सो हमले हुए हैं, पहले भी हुए, लेकिन इस तरह का हमला, इतनी डिटर्मिनेशन और ताकत का हमला, 5 चीजों पर एक साथ हमला, ये पहले कभी नहीं हुआ है। इसलिए आज हम कहते हैं दिस इज ए डिसमेंटलिंग ऑफ आवर रिपब्लिक। भारतीय गणतंत्र की एक एक ईंट उखाड़ी जा रही हमारी आंख के सामने। जिस देश को 100-150 साल के संघर्ष के बाद बहुत बलिदान, कुर्बानी से हासिल किया गया था, वो देश इस वक्त हमारी आंख के सामने ईंट दर ईंट तोड़ा जा रहा है। इसलिए रिक्लेमिंग द रिपब्लिक आज अगर कोई सबसे बड़ी ड्यूटी है हम लोगों की एज ए सिटीजन, तो ये है कि हम इस चीज का जवाब दें, इसे रिक्लेम करने की कोशिश करें। जैसे, अगर अब तो नहीं होता, पर हमारे जमाने में हमारे दादा नाना हमें मिलते थे, तो हमें पता था कि वो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान वो 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के थे। तो हम उनसे पूछ सकते थे, अच्छा आप उन दिनों क्या करते थे, 1942 में आपने क्या किया, पूछते थे ना। कुछ वैसा ही सवाल आने वाली जनरेशन्स हमसे पूछेंगी, आपसे पूछेंगी कि आप 2020s में जिंदा थे, आप क्या करते थे। जैसे जर्मनी में लोग पूछते थे अपने नाना दादा से कि 1930s में जब हिटलर का राइज हो रहा था, उन दिनों आप क्या कर रहे थे। ज्यादातर जर्मन्स के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब ये था कि बेटा मैं भी उस पार्टी में शामिल था, नहीं मैं डरा हुआ था, नहीं मैं कुछ नहीं था, मैं अपना कैरियर प्रमोट कर रहा था, नहीं मैं कुछ और काम कर रहा था। दीज आर नॉट गुड आंसर्स ना। हमसे आने वाली पीढ़ियां यही सवाल पूछेंगी, और मैं चाहता हूं कि हमारे पास, आपके पास कोई एक उत्तर हो, कह सके, सर उठा के कह सके, जिस वक्त इस देश की नींव उखाड़ी जा रही थी, उस वक्त मैं इसे बचाने के लिए जो कर सकता था वो कर रहा था। और मैं समझता हूं कि ये जो वर्कशॉप हो रही है, ये इसी मुख्य उद्देश्य से हो रही है। तो फिर सवाल है कि क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, एक शॉर्ट टर्म एजेंडा है। देखिए, इतनी बड़ी चैलेंज को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल जैसे अंग्रेजों का राज था, एक रात में खत्म होने वाला नहीं था। इसके लिए कम से कम 1-2 जनरेशन्स तक स्ट्रगल करना होगा। बीजेपी चुनाव हार भी जाती है, तब भी बीजेपी तो खत्म नहीं हो जाएगी, आरएसएस की ताकत खत्म नहीं हो जाएगी, उनके एंटी मुस्लिम टायरेट खत्म नहीं हो जाएंगे, देश को खत्म करने, तोड़ने की उनकी कोशिशें खत्म नहीं हो जाएंगी, ये तो सब चलेगी। तो लॉन्ग टर्म में जो चैलेंज है, लॉन्ग टर्म की चैलेंज है आइडियोलॉजिकल। बीजेपी ने, आरएसएस ने लोगों का दिमाग बदला है। ईवीएम की बहुत लोग बात करते हैं, मैं कहता हूं भैया ईवीएम की रिगिंग की बाद में बात कर लेंगे, पहले जो यहां पे रिगिंग हो रही है उसको देखो ना, दिमाग। आप सब नहीं देखा होगा, पिछले 10 साल में अच्छे खासे लोगों का दिमाग बदल गया है। जो लोग अदरवाइज सेंसिबल बात किया करते थे, वो भी अब मुसलमानों की बात आते ही ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि मुझे लगता है यार तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल पूरे देश में विचार बदला है।
तो लॉन्ग टर्म में हमारी चैलेंज है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजिकल चैलेंज हम स्वीकार करें उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ सच्ची बातों को अपने मन से मान लें। सच ये है कि इस देश का ऑर्डिनरी व्यक्ति, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति यानी कि ऑर्डिनरी हिंदू, ये मानता है कि सेकुलरिज्म जो है ये तो मुसलमानों के लिए कोई कंसेशन, और सोचता है कि हाँ देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनको गिफ्ट दिए हम जो शायद जरूरत से ज्यादा दे दी। तो इस देश के ऑर्डिनरी हिंदू को आज सेकुलरिज्म में वैसा विश्वास नहीं। दिक्कत ये भी है कि ये जो लैंग्वेज हम सब लोग बोलते हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये सब लैंग्वेज साधारण लोगों की भाषा है नहीं, उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी व्यक्ति को जाके कहिए कि संविधान को खतरा है, तो उनमें से आधे लोग पूछेंगे क्या फर्क पड़ता है यार, 100 अमेंडमेंट हो गए, अब 2 20 50 और हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है इससे। संविधान की एक साधारण व्यक्ति के मन में वो पवित्रता नहीं है जो आप मेरे मन में होगी। तो इसलिए इस सच को हमें कबूल करना चाहिए कि जिन वैल्यूज को लेके इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो वैल्यूज आज आम जनता के मन से धीरे धीरे गायब हो गए हैं या गायब कर दिए गए हैं। हमें उसे रिकवर करना। सो रिक्लेमिंग द रिपब्लिक का लॉन्ग टर्म में मतलब है reclaiming those values in the eyes and the heart and the mind of ordinary people. लोकतंत्र को हासिल, हम गणतंत्र को हासिल तब कर पाएंगे जब इन सब आदर्शों को हम जनता में पुनर्स्थापित कर सके। आजादी के आंदोलन ने इन आदर्शों को स्थापित किया था, लेकिन धीरे धीरे पिछले 70 साल में लोगों को लगा नहीं बस आजादी तो मिल गई, अब क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो मिल गया है, अब अपना अपना काम करो, अपना अपना घर भरो। और उसमें ये सारे आदर्श धीरे धीरे तिरोहित होते गए, खत्म होते गए। और जब खत्म होते गए तो वो लोग जो इन आदर्शों के खिलाफ थे, उन्होंने चुपचाप से रात को आके इस पे कब्जा कर लिया। और अब हम कह रहे हैं हाय कब्जा हो गया, अरे क्या हो गया। असली कारण तो ये है कि हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। जिस कमरे पे हमने ताला नहीं लगाया, जिस कमरे की रोज हम सफाई नहीं करते थे, उस कमरे पे आके किसी ने कब्जा कर लिया, तो अब हम हैरान क्यों हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमें एक आइडियोलॉजिकल बैटल लड़ना पड़ेगा। वो सारी वैल्यूज हमें जनता के बीच में स्थापित करनी पड़ेंगी, और वो स्थापित करने के लिए 3 बड़ी चीजें हैं जिसे हमें वापस हासिल करना पड़ेगा, जिसको हमने खो दिया है यूं कहिए, तश्तरी में रख के बीजेपी को हमने पकड़ा दिया। वो है नेशनलिज्म, कल्चरल हेरिटेज और हिंदुइज्म। इन 3 चीजों के बारे में पिछले 70 साल से हम लोग इतने कॉम्प्लेसेंट थे, लगभग कंटेम्पचुअस हो गए थे, अरे क्या है बेकार की चीजें हैं, ये कोई अच्छे विचार थोड़े ही। कि धीरे धीरे बीजेपी ने इन तीनों चीजों पे बीजेपी का कोई कब्जा है नहीं। ये तीनों चीजें बीजेपी की नहीं है। आज तो वक्त नहीं है, कभी बाद में इस पे भी हम बात करेंगे कि बीजेपी का हिंदुइज्म से भी कोई संबंध नहीं, इन्हें हिंदुइज्म की भी कोई समझ नहीं है। लेकिन हमारी लापरवाही की वजह से इन तीनों चीजों पर आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिया और इन तीनों चीजों को झाड़ पहुंच के पेश किया। तो अब लगता है कि है तो बहुत वैल्यूएबल चीजें, सबसे वैल्यूएबल चीजें अब उनके हाथ में पड़ी हैं, हम कमजोर हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमें इस आइडियोलॉजिकल बैटल को लड़ना पड़ेगा। इसके लिए नई लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, लोगों से लोगों की भाषा में संवाद करना पड़ेगा, अंग्रेजी में काम नहीं चलेगा। लोगों के मुहावरे में बात करनी पड़ेगी। लोग अगर भगवान राम को मानते हैं तो उन्हें बात ये करनी पड़ेगी कि फिर मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या चरित्र था, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हैं, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के नियम है, इन पे बात करनी पड़ेगी। लोगों से लोगों की भाषा में, उनके मुहावरे में बात करेंगे, तभी हम वैचारिक लड़ाई जीत पाएंगे, इसका और कोई तरीका नहीं। लेकिन एक शॉर्ट टर्म बैटल भी है, और आखिर में मैं आपसे उस शॉर्ट टर्म बैटल के बारे में बात करना चाहता हूं। क्योंकि लॉन्ग टर्म बैटल तो तब लड़ेंगे अगर हम जिंदा रहे, अगर देश बचा। और ये जो शॉर्ट टर्म चैलेंज है, ये इतनी बड़ी है कि अगर हम उसमें सफल नहीं, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म बैटल लड़ने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बचेगी। और वो शॉर्ट टर्म बैटल क्या है? 2024।
2024 का जो चुनाव है, आपको एक मोटे सूत्र में मैं कह दूं, इसे आप लोकसभा का चुनाव मत मानिए, इसे आप यूं समझिए कि यह संविधान सभा का चुनाव है। 2024 इज एन इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। आप यूं समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये चुनाव हारे, यानी कि अगर ये चुनाव बीजेपी दोबारा जीतती है, मोदी दोबारा जीत के आते हैं, तो इसका मतलब है ये संविधान हमारे हाथ से गया। संविधान गया का मतलब बीजेपी डिक्लेयर नहीं कर देगी कि भारत का संविधान कल से लागू नहीं होगा, ना ना ना। वो क्या करेंगे, वो 42nd अमेंडमेंट जैसा कोई एक अमेंडमेंट लेके आएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिएम्बल में कुछ चेंजेस कर दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स को कुछ डाइल्यूट कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की पावर्स थोड़ा सा चेंज कर दी जाएंगी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आएंगे, बस संविधान में कुछ अमेंडमेंट करेंगे, जिससे संविधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा हमारा संविधान। So this is a battle. 2024 is a battle to save the constitution of the country. उसमें हम क्या कर सकते हैं? बैटल तो पार्टियां लड़ेंगी, सही बात है। आप मैं चुनाव लड़ने भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम कुछ असर नहीं डाल सकते, बिल्कुल सही बात है। हम दोनों अब इस वक्त चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, स्वराज इंडिया हमारी पार्टी है, ज्यादातर हो सकता है आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो, क्योंकि इस देश में पैसे का स्केल अब इतना ज्यादा हो गया है चुनाव में कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है, मीडिया नहीं है, तब तक आप चुनाव में विजिबल ही नहीं है, तब तक आप कितने भी अच्छे हो कोई आपको देखेगा भी नहीं चुनाव। आज चुनाव तो वही पार्टियां लड़ेंगी जो कि विजिबल है, वो मजबूरी है और वो बात सच है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ बदलाव आए। पहला, आज से 1 साल पहले देश का जो मूड था, एक नहीं मतलब कहिए 1.5 साल पहले जब यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तब तो देश में मूड ऐसा बन गया था कि भैया अब तो देखिए 29 तक बीजेपी जीतेगी, अब तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अब तो एक ही एक छत्र राज है। लेकिन उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे देश का मूड बदला कि हाँ कुछ तो किया जा सकता है, कुछ तो ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद इंडिया नामक कोएलिशन बना। कोएलिशन परफेक्ट नहीं है, रोज उनके झगड़े होते हैं और मेरे ख्याल में आखिरी दिन तक होते रहेंगे, लेकिन पहले जैसी स्थिति थी कि भाई बीजेपी के मुकाबले कौन खड़ा है, कोई तो है ही नहीं, ये तो एक दूसरे से बस सिर्फ लड़ेंगे, ये तो कभी एक साथ आ ही नहीं सकते, एक कमरे में बैठ नहीं सकते, वो स्थिति आज नहीं। इंडिया नामक कोएलिशन बना है, तो बीजेपी के सामने एक स्पष्ट विकल्प खड़ा हुआ है। वो विकल्प परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक क्लियर विकल्प इस वक्त देश में है। तो फिर हमारी आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? हमारी आपकी शॉर्ट टर्म में जिम्मेवारी बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त बिना कुछ और सोचे, बिना किसी किंतु परंतु के, हम बीजेपी की हार और इंडिया नामक कोएलिशन जो बना है उसकी जीत सुनिश्चित करें। जैसे 1977 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 75 में लगाई थी, 77 में इलेक्शन, उस वक्त देश में क्या था? एक ही सिर्फ फीलिंग थी, किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को हटाओ, एक विकल्प लाओ, ताकि सांस लेने की जगह। तो 2024 में हमारी बिल्कुल एक लिमिटेड सी ड्यूटी है कि किसी भी तरह से ये बीजेपी तीसरी बार सत्ता में नहीं आए और उसका विकल्प जो इंडिया गठबंधन है वो सत्ता में आए। इज इट, जैसे मैंने कहा, गठबंधन परफेक्ट है? नहीं है। क्या गठबंधन की पार्टियां बहुत अच्छी पार्टियां हैं? अगर बहुत अच्छी होती तो देश इस हालत में आज पहुंचता ही नहीं। इनमें कुछ कमी रही होगी तभी देश इस हालत में पहुंचा है ना। अगर ये सब पार्टीज बहुत अच्छा काम कर रही होती तो बीजेपी पावर में ही क्यों आती? तो तमाम इनएडिक्वेसीज हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से मिनिमम कमिटमेंट की अगर कोई बात आती है, तो इन पार्टियों से इतना उम्मीद की जा सकती है कि ये कम से कम ये जो असॉल्ट इस वक्त हो रहा है डेमोक्रेसी पे, फेडरलिज्म पे, सेकुलरिज्म पे, सोशल जस्टिस पे और इकोनॉमिक इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे, उसमें क्वालिटेटिवली डिफरेंट होंगे आज की सत्ता से कम उस पे अटैक करना तो बंद करेंगे। इसलिए 2024 में हमारी बिल्कुल एक सिंगल ड्यूटी बनती है
इस ड्यूटी को हम कैसे निभाएं, वो करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। हम क्या करें? क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर इसलिए सकते हैं क्योंकि इस देश में इन वैल्यूज के लिए लड़ने वाले लोग बहुत हैं। इस देश में सेकुलरिज्म चाहने वाले और सेकुलरिज्म के लिए स्ट्रगल करने वालों की कमी नहीं है। सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल करने वालों की कमी नहीं है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, गरीब अंतिम व्यक्ति के संघर्ष करने वाले न जाने कितने संगठन इस देश में, लेकिन वो मेन स्ट्रीम पार्टियों में नहीं, पार्टियों के बाहर है। आप में से जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं ज्यादातर लोग शायद किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते होंगे, कम से कम इन बड़ी पार्टियों से संबंध नहीं रखते होंगे, लेकिन आप में एनर्जी है। और मैं तो ये कहूंगा कि देश में सेकुलरिज्म, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी, इन सब के लिए स्ट्रगल करने की अगर एनर्जी है, तो उसकी मेजॉरिटी, उस एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा पार्टियों के बाहर है, जन आंदोलनों में है, जन संगठनों में है, एनजीओज में है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में है, इंडिविजुअल्स में है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, राइटर्स हैं, सब तरह के लोग हैं। तो चैलेंज जो है वो ये कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के बाहर की एनर्जी है, उस एनर्जी को कैसे जोड़ा जाए, ये काम हम लोग कर रहे हैं। एक एनर्जी है जो इंडिया कोalition की पार्टियों के अंदर है, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे भी लड़ेंगे, अच्छा बुरा, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट सो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, उस सबके साथ लड़ेंगे। लेकिन उसके बाहर की जो एनर्जी है उसको मोबिलाइज नहीं किया जा रहा। और याद रखिए, बीजेपी अगर इलेक्शन जीतती है तो इसलिए नहीं कि बीजेपी के पास अपनी एनर्जी दूसरों से बहुत ज्यादा है। बीजेपी इसलिए जीतती है कि बीजेपी के पास बीजेपी के बाहर एक एनर्जी है जो उसके साथ इलेक्शन में अलाइंड होती है। और वो क्या है? वो है संघ परिवार, आरएसएस और 100 ऑर्गेनाइजेशन कम से कम जो इन्होंने बना रखे। ये सब ऑर्गेनाइजेशन 5 साल आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त सब अलाइंड हो जाते हैं और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करते हैं। इंडिया कोalition के पास अपने कार्यकर्ता हैं, पैसा है, संसाधन है, नेता है, लेकिन इनके पास अपनी पार्टी के बाहर ऐसा कोई एनर्जी नहीं है जो कि इनके साथ चुनाव में जुड़ सके। और हम लोगों की का जो प्रयास है भारत जोड़ो अभियान के तहत, हम कोशिश कर रहे हैं वो यही कि हम इस एनर्जी को जोड़ें ताकि देखा जा सके। कैसे जोड़ें? भारत जोड़ो अभियान के तहत हम 2 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। एक तो ये कि देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पार्लियामेंट, उसमें से कोई 150 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम चुन रहे हैं कि जहां पे मार्जिनल है, यानी कि जहां कांटे की टक्कर हो, चुनाव इधर या इधर कहीं पे भी जा सकता है। हम टीम्स बना के वहां पे कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जाके कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस की, आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की किसको मिलेगी उससे हमें मतलब नहीं है, हमें देश बचाने से मतलब है। और हम यहाँ पे बीजेपी को हराने के लिए पहले से 6 महीना पहले से काम शुरू कर देंगे। याद रखिए, आरएसएस एग्जैक्टली ऐसा ही काम करती है। उसे बीजेपी के कार्यकर कैंडिडेट से मतलब नहीं होता, झगड़ा वो ऊपर चलता रहता है कौन बनेगा कैंडिडेट बीजेपी का। लेकिन आरएसएस पहले से काम करना शुरू कर देती है ताकि जो भी हो उनकी पसंद की पार्टी जीते। कुछ वैसा काम हम लोगों को करना है। हम लोगों को जुड़ के जुट के इसमें लगे रहना है ताकि हम एक असर डाल सके। पहला हमारा, मैंने कहा भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम 2 कोशिश, 2 कैंपेन, दो फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हैं। पहला वो कि हम जाके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टीम भेजेंगे। दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम है जो लोग फिजिकल ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं कर सकते या जिनका स्किल दूसरे काम में ज्यादा है, उन लोगों को इन्वॉल्व करके कम्युनिकेशन कैंपेन चलाना। और पूरे देश में झूठ और नफरत का एम्पायर कैसे बना है? इस तरह से बना है कि देश में रोज झूठ चलाना और झूठ को लोगों के मन में स्थापित कर देना। पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इन लोगों ने बना रखी।
तो उसके मुकाबले में, इनकी ट्रोल आर्मी के मुकाबले में हम एक ट्रुथ आर्मी खड़ी कर रहे हैं, ताकि इनके हर झूठ का काट हो सके और एक सच्ची बात जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो हम पहुंचाएं सोशल मीडिया के थ्रू। तो फील्ड वर्क और कम्युनिकेशन एफर्ट, तो आप ऐसा समझ लीजिए ग्राउंड आर्मी है और एक एयरफोर्स है, इन दोनों के जरिए हम काम करना चाहते हैं। क्या इस सबसे बीजेपी को हराया जा सकता है? आज बहुत लंबा गणित करने का समय नहीं। बीजेपी इज मोर वल्नरेबल देन यू थिंक दे आर। बीजेपी की हालत चुनाव में पतली है। बीजेपी को पता है, उसके नेताओं को पता है, लेकिन जनता के सामने बड़ा वो दिखाते हैं कि भाई हम सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि बीजेपी का संकट क्या है कि बीजेपी जिस जिस राज्य में जीत सकती थी वहां बीजेपी लगभग सारी सीट जीत चुकी। उससे ऊपर बढ़ने का बीजेपी के पास चांस ही नहीं। गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकती बीजेपी। लेकिन नीचे जाने का चांस बहुत जगह है। बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, शायद उत्तर प्रदेश में। तो ऊपर कहीं जा नहीं सकते। सीट बीजेपी की 2019 से बढ़ सकती नहीं है कहीं पे भी, और घटने वाली बहुत जगह है। इसलिए बीजेपी परेशान है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई, इसलिए बीजेपी हार सकती है, बशर्ते कि सिस्टेमेटिक तरीके से हम इन वैल्यूज को लोगों तक पहुंचाएं, काम करें। आप सबसे मेरी अपील कि कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल देश बचाने का मौका है। 1942 में अगर हम जिंदा होते तो शायद हम में से काफी लोग कहते कि सब छोड़ो, कैरियर छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, इस वक्त देश बचाना है, देश को आजाद करना है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुछ वैसा ही मोमेंट इस टाइम देश के सामने है। देश जोड़ो, देश बचाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियों के साथ मिलकर हम इस देश को दोबारा बना सकें। दिस इज द मोमेंट टू रिक्लेम द रिपब्लिक। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जितना समय, जितनी ऊर्जा, कम से कम ये जो शॉर्ट टर्म मिशन है, दोनों ही अपील करूंगा, शॉर्ट टर्म मिशन के लिए भी, लॉन्ग टर्म मिशन के लिए। शॉर्ट टर्म मिशन में आप में से कुछ लोग वो पूरा समय दे सके वॉलंटियर के तौर पे कि हाँ, इस वक्त मैं चुनाव तक पूरा टाइम दूंगा देश बचाने की। हो सकता है आपकी पीएचडी एक साल पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है नौकरी थोड़ा देर बाद में करना शुरू कर लेंगे, ये सब होता रहेगा। कभी कभी मौका आता है इतना बड़ा काम करने का इंसान के लिए। और दूसरा, आप में से कुछ लोगों को उस लॉन्ग टर्म मिशन के लिए भी अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों से मेरी उम्मीद होगी कि वो इसे अपनी जिंदगी का पहला मिशन बनाए। कि मैं, जैसे आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए भी कुछ लोगों ने मिशन बनाया था ना, कैरियर वैरियर नहीं, बस देश आजाद हो, ये मेरा मिशन। कुछ वैसा मिशन आप में से कुछ लोग बनाए, सारे लोग बनाए, कम से कम कुछ लोग जरूर बनाए, कि इस गणतंत्र को दोबारा हासिल करना, इसके जो आदर्श है उन्हें दोबारा समाज में स्थापित करना मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। वो करेंगे तो आपका यहां आना भी सार्थक होगा, मेरा बोलना भी सार्थक होगा, और संभावना के माध्यम से बहुत संभावनाएं खुलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।